वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है आपका, सीमेंट कंक्रीट खंड में इस्पात का मितव्ययी प्रतिशत होता है। इस्पात का मितव्ययी प्रतिशत होता है ना, यानी इकोनॉमिकल पूछ रहा है। देखिए स्टील का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ, यानी परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील, है ना। स्टील का परसेंटेज क्षेत्रफल क्या होता है आपका, AST/BD गुणे 100, है ना, होता है AST/BD × 100। B क्या है, धरन की चौड़ाई, D क्या है, धरन की प्रभावी गहराई, AST क्या है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड गुणे 100% निकालने के लिए। लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकल कि हमको जितना रेनफोर्समेंट चाहिए उतना रेनफोर्समेंट डालें और खर्चा भी ना लगे, है ना, क्योंकि रेनफोर्समेंट काफ़ी महंगा होता है, तो हम उतना रेनफोर्समेंट डालना चाहेंगे जिससे अधिक से अधिक खर्चा ना हो, है ना। मेरा मतलब कि लोड भी ले ले और ज़्यादा खर्चा भी ना हो, तो उसे कहेंगे इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल कितना होता है, 50x² D - x, है ना। कितना होता है आपका 50x² D - ये क्या होता है आपका इकोनॉमिकल परसेंटेज ऑफ स्टील इन RCC सेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प प्रबलित खंड में प्रतिरोधी अगुण होगा। क्या कह रहा है आपका, अल्प प्रबलित खंड में प्रतिरोधी आघूर्ण होगा। प्रतिरोधी आघूर्ण होगा, है ना। अल्प प्रबलित खंड में प्रतिरोधी आघूर्ण होगा। A, B, C और D। ए हो जाएगा आपका AST/ST × D - x, है ना। दूसरा होगा BX/CB/2 D - x/3। अगला क्या होगा BX/CB/2 D - x होता है। D क्या हो जाएगा आपका AST/ST D - x/3। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। बताइए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस में होगा, अंडर एनफोर्समेंट धरन में। अंडर एनफोर्स कंक्रीट बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, समझिएगा। क्या होता है आपका ओवर एनफोर्समेंट, है ना। सबसे पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस M∑CBD / M∑CB + σST, है ना। उसके बाद क्या निकालते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कैसे निकालते हैं, BX² = M AST D - x। यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। मान लीजिए यहाँ से मिल गया हमको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या करेंगे, यदि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, तो मेरा होगा अंडर एनफोर्समेंट। क्या होगा आपका, अंडर एनफोर्समेंट, ठीक है। यदि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस छोटा हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, तो ओवर एनफोर्समेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ओवर एनफोर्समेंट। और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है तो हो जाएगा आपका बैलेंस सेक्शन, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, बैलेंस सेक्शन। अब देखिए कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि अंडर एनफोर्समेंट हो, यानी ये कंडीशन कर रहा है, तो बताइएगा आप खुद सोचिए, जब अंडर एनफोर्समेंट रहेगा यानी जितना रेनफोर्समेंट चाहिए उससे कम रेनफोर्स डाले हैं, जितना रेनफोर्समेंट चाहिए उससे हम क्या किए हैं, कम रेनफोर्समेंट डाले हैं। 1 मिनट थोड़ा सेटिंग कर लेना, नहीं तो फिर चमकने लगेगा, है ना। तो कौन सा फेल होगा, अंडर एनफोर्समेंट, यानी अंडर मतलब जितना छड़ डाले हैं उससे कम, यानी जितना छड़ चाहिए उससे कम छड़ डाले हैं। तो ऑफिशियली किस में फेल होने वाला, छड़ में, क्योंकि जितना चाहिए उससे कम जब डाले हैं तो फेल किस में होगा, छड़ में होगा। तो छड़ का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, M क्या होता है आपका, A होता है, यानी AST/ST D - x/3। ये आपका बल हो गया, एक हो गया आपका उत्तोलक भुजा, है ना। ओवर एनफोर्समेंट में क्या होगा, अब देखिए नाम से क्या लग रहा है, ओवर एनफोर्समेंट, यानी जितना छड़ चाहिए उससे, यानी ओवर है, उससे क्या डाले हम, छड़ को ज़्यादा डाले हैं। जब छड़ की मात्रा ज़्यादा है तो क्या कभी छड़ में फेल होगा, नहीं फेल होगा ना। तो ओवर एनफोर्समेंट के लिए क्या फार्मूला लगेगा, ए किसके लिए हो जाएगा, ओवर एनफोर्समेंट के लिए। ये तो रहा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, लेकिन इसी में आता है एक आपका लिमिट स्टेट मेथड। उसमें क्या आता है आपका, कहता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहता है, कैसे कहता है, टोटल कंप्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन। यहाँ से XU निकालते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, AST ऐसा निकालते हैं 10 चलिए इसको पूरा लिख के बता देते हैं। C क्या होगा 0.36 FC के XUB = AST/ST, है ना। क्या मिलेगा आपको, AST/ST। यहाँ से XU क्या मिल जाएगा, 0.36 FC के XU 0.36 FC के B
अपान AST को लिखते हैं 0.87 FY, है ना, सिग्मा ST को इंटू AST। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, और मिलेगा आपको लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। क्या मिलेगा आपको, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। FI 250 के लिए 0.53D, FI 415 के लिए 0.48D और FI 500 के लिए 0.46D। इसी आधार पर हम करेंगे, यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान बड़ा हो गया, कुछ गड़बड़ी लग रहा है जी, हाँ देखिए तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा ना, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो क्या मिलेगा 10.87 FY AST अपान 36 FC के B, है ना, डायरेक्टली XU डिपेंड करता है AST पे। यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो हो जाएगा आपका ओवर एनफोर्समेंट, है ना, और यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान छोटा हो गया लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से, तो हो गया आपका अंडर एनफोर्समेंट। और दोनों का मान बराबर हो गया XU लिमिटिंग के, बैलेंस सेक्शन या फिर इसे इकोनॉमिकल सेक्शन कह देते हैं, है ना। फिर वही काम करेंगे हम, चलिए ठीक है, हाँ समझ आ गया आपको। अंडर एनफोर्समेंट ओवर एनफोर्समेंट का कंसेप्ट, अंडर रहेगा तो छड़ वाला, ओवर रहेगा तो कंक्रीट वाला, बाकी बैलेंस रहेगा तो किसी से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि आरसीसी में मिनिमम रेनफोर्समेंट डालने की आवश्यकता क्यों होती है। आरसीसी में मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों डाला जाता है, है ना, क्यों डाला जाता है। A, B, C और D। ए क्या कर रहा है आपका, अत्यधिक विक्षेप के नियंत्रण के लिए, क्या कर रहा है आपका, अत्यधिक विक्षेप के नियंत्रण के लिए, अत्यधिक विक्षेप के नियंत्रण के लिए। दूसरा कह रहा है आपका सतह पर दरार के नियंत्रण के लिए, क्या कर रहा है आपका, सतह पर दरार के नियंत्रण के लिए। अगला क्या कर रहा है आपका, अचानक विफलता रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ऑल ऑफ एबव। अगला क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ एबव, बताइए। तो आरसीसी में आपको पता है ना, हम क्या बताए थे कि कभी भी आपका सेक्शन ओवर एनफोर्समेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अचानक फेल हो जाएगा। लेकिन उसमें यदि छड़ हम डाल देते हैं तो छड़ क्या होता है आपका, डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, छड़ क्या मिल जाएगा आपका, डक्टाइल मटेरियल मिल जाएगा। और डक्टाइल एक बैग फेल नहीं होता है ना, डक्टाइल मटेरियल क्या है, इस तरह पहले बेंड होगा, है ना, पहले क्या होगा आपका, बेंड होगा, तो वो अचानक विफलता को रोकता है। अब मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है कितना भाई, AT0 से डिनोट करते हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, 0.85 BD/FY। यह तो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है 0.85 BD/FY। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, बताए थे उस दिन, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया या 0.04 गुणे B/D, यही तो बताए थे, है ना। हम कह दें FY क्या है, तो आप कहेंगे FY है यील्ड स्ट्रेस। FY क्या है आपका, यील्ड स्ट्रेस। एग्जाम में आएगा आपका FY 250 का यील्ड पराभव प्रतिबल कितना है, तो आप कहेंगे 250 न्यूटन प्रति mm²। वो कहेगा FY 415 का पराभव प्रतिबल कितना है, तो आप कहेंगे 415। FY 500 का पराभव प्रतिबल कितना है, तो आप कहेंगे 500। लेकिन कहेगा FY 250 का वर्किंग स्ट्रेस कितना है, तो आप कहेंगे 250 का 1.78 यानी 140। इसका कह देंगे आपका वर्किंग स्ट्रेस 250 का 1.87 यानी 230 न्यूटन प्रति mm²। नहीं दिख रहा, हाँ देख तो रहा, हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति mm²। समझ आ रहा है, सही है। आगे चलें, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आप जान गए, मिनिमम रेनफोर्समेंट जान गए। हम कहते हैं आपको कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी जो कॉलम होता है ना, कॉलम, इसमें मेन बार ये होता है, ये कितना परसेंट होता है बताइए, तो 0.8 से 6%। अब एग्जाम में क्या होता है कि ये देगा आपका 6 से 0.8, आदत है आपको कम से अधिक में जाना, है ना, तो 0.6 से 8 दे देगा। तो आदत हम लोग का ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यही गड़बड़ हो जाता है, बिल्कुल 6 से 8 आप कर देंगे, जबकि 0.8 से 6% है ना। अब 0.6 से 8% लगा देंगे, तो इसको देखिएगा
मेन छड़ का व्यास कितना होता है 12 से 50 mm है ना। मेन रेनफोर्समेंट का व्यास कितना होगा आपका 12 से 50 mm। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट की तुलना में स्टील का सुरक्षा गुणांक होता है अधिक होता है कि कम होता है? बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। कंक्रीट की तुलना में स्टील का सुरक्षा गुणांक क्या होता है? कम होता है ना। स्टील का सुरक्षा गुणांक 1.78 होता है, जबकि कंक्रीट का होता है 3। आंशिक सुरक्षा देखें तभी तो उसमें कम ही होता है। कंक्रीट का होता है 1.5, स्टील का होता है 1.15। सही है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है इस्पात में। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन इस पे है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अधिक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कम है, तो कौन सा सेक्शन होगा, है ना। तो इसको तो अच्छे से पता है, इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं, है ना। कर आपका कह रहा है डिजाइन कोड में बीमों का विक्षेप निम्न में से, कर आपका डिजाइन कोड में बीम का विक्षेप यानी बीमों का विक्षेप निम्न में से डिजाइन कोड में बीमों का विक्षेप निम्न में से किसको सीमित करके नियंत्रित किया जाता है? निम्न में से किसको सीमित करके नियंत्रित किया जाता है? किसको सीमित करके नियंत्रित किया जाता है? बताइए, याद है आपको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए क्या हो जाएगा आपका A, B, C और D। A, B, C और D। ए क्या मिलेगा आपको? गहराई प्रभावी लंबाई, यानी कर आपका गहराई प्रभावी लंबाई, है ना, प्रभावी लंबाई। अगला क्या कर रहा है आपका स्पान यानी पार्ट, है ना, स्पान। उसके बाद क्या कर रहा है पार्ट और प्रभावी गहराई का अनुपात, पार्ट और प्रभावी गहराई का अनुपात। ये क्या है? A, B, C और D, है ना। और देखिए क्या कर रहा है, डिजाइन कोड में बीमों का विक्षेप निम्न में से किसको सीमित करने के लिए नियंत्रित किया जाता है? अब समझिएगा, जब हम थ्योरी में बता रहे थे डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर या फिर डिजाइन ऑफ स्लेब, शायद स्लेब आपको हो सकता है कि ना बता पाए, है ना। ऑफलाइन में बताए थे, ऑनलाइन में उसमें बारिश आ रहा था बहुत तेज़, तो उस वीडियो को बनाए थे तो बहुत शोर होता, बारिश का हम डाल नहीं पाए, तो हो सकता है ना बताएं आपको। लेकिन समझिएगा क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लंबाई और गहराई का अनुपात क्या करते हैं हम लोग? डिफ्लेक्शन को सीमित करते हैं। उससे पहले हम समझेंगे गहराई कितने प्रकार के होते हैं। भाई ये हो गया धरन के ऊपरी सिरे से धरन के निचले सिरे तक की गहराई को, दूरी को क्या कहते हैं? कुल गहराई। धरन के ऊपरी सिरे से छड़ तक की केंद्र को दूरी को कहते हैं प्रभावी गहराई, है कि नहीं। प्रभावी लंबाई क्या कहाँ कहते हैं? भाई सपोर्ट का रिएक्शन के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई। हम कहते हैं प्रभावी लंबाई सिंपली सपोर्टेड बीम का कितना होता है? तो आप कहेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। क्या हो जाएगा का? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन। कहेगा प्रभावी लंबाई बीम का कितना होता है? कहेंगे आप निम्न में से जो अधिक हो, कम हो। किन में से कम हो? भाई लंबाई और प्रभावी गहराई, और लंबाई प्लस एक सपोर्ट का आधा, है ना। कहने का मतलब है सपोर्ट है तो इसका आधा, यानी ये हो गया इसकी चौड़ाई डब्लू का आधा, है ना। जबकि यहाँ यल क्या है? यल है आपका क्लियर लेंथ। क्या हो जाएगा आपका? क्लियर लेंथ। अब इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं इनटू सपोर्ट। क्या हो जाएगा आपका? सपोर्ट हो जाएगा, है ना। ये तो बात हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम का प्रभावी लंबाई। वो कह देगा कैंटिलीवर का प्रभावी लंबाई क्या होगा? तो आप कहेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, यानी निम्न में से जो कम हो। किन में? निम्न में से। इफेक्ट यानी क्लियर लेंथ प्लस गहराई का, प्रभावी गहराई का आधा, और दूसरा हो जाएगा क्लियर लेंथ प्लस चौड़ाई का, इन सपोर्ट के चौड़ाई का क्या हो जाएगा? आधा। इनमें से जो कम होगा वो क्या होगा? कैंटिलीवर बीम का प्रभावी लंबाई, है ना। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दिख रहा है ना?
चलिए मिटा दे। चलिए बताइएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। दूसरा है आपका कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। और तीसरा क्या है आपका कैंटिलीवर बीम, क्या है आपका कैंटिलीवर बीम। बताइएगा प्रभावी लंबाई और गहराई का अनुपात कितना होगा, है ना। बताइए प्रभावी लंबाई और प्रभावी गहराई का अनुपात कितना होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कंटिन्यूअस बीम के लिए और कैंटिलीवर बीम के लिए। बताइए क्या हो जाएगा। इसके लिए होता है आपका 20, है ना, इसके लिए कितना होगा 20, इसके लिए होगा आपका, इसके लिए 20, इसके लिए 26 और इसके लिए होता है 7। इसके थ्रू ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं गहराई निकालते हैं। जैसे कि देखिएगा प्रभावी लंबाई और गहराई का अनुपात हम रख सकते हैं 15 रख सकते हैं, भाई जितना मन करे, 20 से अधिक नहीं चाहिए ना, 15 रखेंगे तो और अच्छी बात है ना। 15 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, मान लीजिए हम 15 रख दीजिए। तो प्रभावी गहराई कैसे निकालेंगे, लंबाई 15, है ना, बटा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा प्रभावी गहराई। आप देखेंगे थंब रूल हम बताए थे थियरी में, जब आरसीसी का थियरी बता रहे थे थंब रूल। पहला स्टेप क्या था, सारे के सारे थंब रूल। हम पूछते हैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लंबाई और प्रभावी गहराई का अनुपात कितना होता है, तो आप कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लंबाई और प्रभावी गहराई का अनुपात होता है 20, कंटिन्यूअस के लिए लंबाई और प्रभावी गहराई का अनुपात होता है 26 और कैंटिलीवर के लिए कितना होता है आपका 7 होता है। कितना होता है आपका 7, है ना। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, बार बार मेरे को कर दे रहे हैं एसएमएस की सर जी कब क्लास अपलोड हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो भाई पता कैसे चलेगा, हम लिंक को तुरंत भेज देते हैं कहाँ आपका टेलीग्राम में, है ना। टेलीग्राम में संख्या बढ़ नहीं रही है तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला कर रहा है, हाँ करा है। कार्यकारी प्रतिबल विधि पर क्वेश्चन है आपका, कार्यकारी प्रतिबल विधि पर, कार्यकारी प्रतिबल विधि पर, कार्यकारी प्रतिबल विधि पर आधारित प्रबलित कंक्रीट की, आधारित प्रबलित कंक्रीट की, आधारित प्रबलित कंक्रीट की, प्रबलित कंक्रीट की, प्रबलित कंक्रीट की, आधारित प्रबलित कंक्रीट की परिकल्पना जानी जाती है, परिकल्पना जानी जाती है। ए बी सी और डी क्या हो जाएगा आपका, ए है नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, देखिए हिंदी लिख दे रहा है, अनिर्धारणात्मक उपगमन, है ना। बस इसका हम ऑप्शन अभी बता देंगे क्या होगा, निर्धारणात्मक उपगमन, ठीक है। सी क्या है आपका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। चलिए और हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। बताइए क्या होगा आपका, कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे जो हम डिजाइन करते हैं वो किस पर आधारित है, बताइए। तो किस पर आधारित है, सब कहेंगे क्या कहेंगे, निर्धारणात्मक, है ना, यानी डिटर्मिनेटिक अप्रोच। क्या करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। इसका मतलब ये होता है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मेथड है ना, तो इसमें फार्मूले वगैरह थोड़े जाएंगे, ये तो याद रखना है। मतलब कि क्या होता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या कंक्रीट को क्या मानते हैं, बताइए। हम आपको कई बार बता चुके हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट को क्या मानते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट को मानते हैं पूर्णतः इलास्टिक, तथा इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल विकृति का क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी हुक के नियम का पालन करती है ना। ये होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन रिपीट होने लग रहा है, ठीक है। कर रहा है संतुलित डिजाइन देता है आपका, संतुलित डिजाइन देता है, संतुलित डिजाइन देता है ना। यानी छड़ की मात्रा जितना चाहिए उतना ही है, कंक्रीट जितना चाहिए उतना ही है, फालतू कुछ नहीं डाले हैं। तो सबसे छोटा कंक्रीट क्षेत्र और अधिक एएसटी, यानी छोटा कंक्रीट क्षेत्र और अधिक एएसटी है ना, यानी छड़ का क्षेत्रफल। यहाँ भी सबसे है, ठीक है। सबसे छोटा कंक्रीट क्षेत्र और न्यूनतम एएसटी है ना। अगला कर आपका सबसे बड़ा कंक्रीट क्षेत्र और न्यूनतम एएसटी, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा कंक्रीट क्षेत्र और अधिक एएसटी है ना। सेम टू है, ठीक है। सेम टू होता है ना, ऊपर वाला ए हो गया। तो बताइए बैलेंस जब सेक्शन रहेगा, बैलेंस डिजाइन करेंगे तो न ही आपका छड़ का मात्रा अधिक रहेगा और न ही आपका कंक्रीट का मात्रा अधिक होने वाला है। तो बैलेंस डिजाइन में क्या करेंगे, छड़ और कंक्रीट का न्यूनतम क्षेत्रफल। तो किस में मिलेगा आपको न्यूनतम, सबसे बड़ा काटिए, बड़े को काटिए, सबसे छोटा इधर क्या हो जाएगा, बड़ा है कट जाएगा, मिलेगा सिर्फ बीकन है ना। यानी बैलेंस सेक्शन में क्या मिलेगा आपको, कंक्रीट का भी छोटा क्षेत्रफल मिलने वाला है और किसका, स्टील का भी मिलने वाला है छोटा सा क्षेत्रफल है ना, छोटा सा क्षेत्रफल मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अब देखिए इसको आप बताइए। तो एक क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बस लिखवा दे रहे हैं। आप इसको समझ के बताइएगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में प्रतिबल विकृति आरेख होता है। बताइए तो प्रतिबल विकृति आरेख होता है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि हम वर्किंग IS 456/1978 के अनुसार वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब लोड लगता है तब प्रतिबल विकृति उत्पन्न होती है। प्रतिबल विकृति के आरेख IS कोड के अनुसार कैसा होता है। इतना लंबा चौड़ा लिखा है, हम बस क्या लिख दिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में प्रतिबल विकृति आरेख कैसा होता है। ए हम कह दे रेखीय, बी कह दें परवलय है ना, सी क्या कह दे रहे हैं आपका कांस्टेंट रहता है, और डी क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं एनी ऑफ दीज, यानी कोई नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ क्या हो जाएगा दीज। बताइए क्या होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, रेखीय होगा ना भाई, हम कई बार बता चुके हैं, आरेख बना चुके हैं। ए हो जाएगा आपका छड़, ए हो जाएगा प्रतिबल, ए क्या हो जाएगा विकृति है ना। ए हो गया प्रतिबल हो गया, मान लीजिए ए क्या हो गया आपका विकृति हो गया। तो कैसा होता है भाई, रेखीय परिवर्तन हो रहा है ना। कैसा परिवर्तन हो रहा है, रेखीय परिवर्तन हो रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यही कह देगा कि आकृति कैसा बनता है, तो आकृति कैसा बन रहा है, त्रिभुज है ना। आकृति कैसा बनता है आपका, त्रिभुज बनता है ना। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आकृति बनेगा आपका त्रिभुज, जबकि परिवर्तन कैसा होगा, रेखीय परिवर्तन होगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे जाने पर है ना, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे जाने पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बस जानते हैं क्या है कि एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया ना, तो उसमें को उसको छाट के करा रहे हैं ना। सारे क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है, तो उसमें हम छाट दे रहे हैं। जैसे कि हम करा चुके हैं अंडर एनफोर्समेंट ओवर एनफोर्समेंट, अब बार बार यही कह रहा है कि छड़ की मात्रा ज़्यादा हो जितना चाहिए तो कौन सा सेक्शन होगा। इसी क्वेश्चन को कह रहा है जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से अधिक हो तो कौन सा सेक्शन होगा, है ना। तो बार बार एक ही वर्ड को, तो इसको हम छाट रहे हैं, इसलिए तो देखने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अब हम आपको क्वेश्चन बताएं कि नहीं कि जब बीम में छड़ की मात्रा बढ़ाते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, बता दीजिए, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत है दोबारा, बार बार कोई मतलब ही नहीं बनता। बताइए जब बीम में छड़ की मात्रा को बढ़ाते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो सबको पता है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ
टेंसाइल रेनफोर्समेंट पर। किस पे डिपेंड करेगा आपका एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, कहाँ जाने वाला है वो, नीचे ही जाने वाला है ना। आगे बढ़ें, बढ़िए कह रहा है अति प्रबलित धरण में निम्नलिखित में से कौन सा, अति प्रबलित धरण में निम्न में से कौन सा अति प्रबलित धरण में निम्न में से कौन आनमन गिरावट का मुख्य कारण है। कौन आनमन गिरावट का मुख्य कारण है। ये बताइए आप लोग एक फिल्म देखे हैं कि नहीं, कौन हैं, फिल्म देखे हैं आप लोग, इस कौन को देखिए ठीक है, और बताइएगा इस कौन को देखिएगा, बड़ा लंबा फिल्म नहीं है, छोटा सा फिल्म है ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अच्छा है। कह रहा है ABCD, क्या हो जाएगा आपका ABCD। ए क्या हो जाएगा आपका, स्टील और कंक्रीट के बीच अपेक्षिक चलायमान, स्टील और कंक्रीट के बीच अपेक्षिक चलायमान, ठीक है, इसको देख के बताइएगा कैसा लगा। अपेक्षिक क्या हो जाएगा आपका, चलायमान। बी क्या हो जाएगा आपका, बंधन की विफलता, बॉन्डिंग मतलब कह रहा है ठीक है, शुद्ध हिंदी बोल रहा है, बॉन्डिंग यानी बंधन की विफलता। प्राथमिक कंप्रेशन फेल्योर यानी प्राथमिक संपीड़न विफलता, ठीक है। डी क्या कर रहा है आपका, ऑल ऑफ एबव। हम क्या कहे थे कि जितना भी ऑल ऑफ एबव होगा मार देना है, तो यहाँ नहीं मारना है, एग्जाम में मारना है ठीक है। यहाँ दूसरा कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन कौन लंबा चौड़ा ऑप्शन लिखने जाए, मार दीजिए ऑल ऑफ एबव। बताइए क्या होगा, आपको पता चल गया ना 1 2 3 में से कोई सही है, तो क्या सही है बताइए। आपको लग रहा है कि क्या क्वेश्चन लिखा है, अति प्रबलित धरण में यानी ओवर एनफोर्समेंट है। देखिए बोले क्वेश्चन को ना हम बार बार कह चुके हैं, पिछले सेमेस्टर वाले यानी 6 सेमेस्टर वाले को भी यही कहते थे, आप लोगों को भी यही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी एग्जाम दे चुके हैं, हम लोग को पता है। एग्जामिनर क्या होता है, जो लिखने वाला पेपर होता है, अभी तक आप लोगों का लिखने वाला पेपर होता था, तो लिखने वाले पेपर में क्या होता है, एग्जामिनर कहता है कि लड़के के अंदर कितना मतलब क्षमता है लिखने का, है ना, यानी कैसे वो अपनी बातों को हमको बता सकता है, इसलिए लिखने वाला पेपर होता है सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि एग्जामिनर ये कहता है, एग्जामिनर कि लड़का मेरा लैंग्वेज समझ पा रहा है कि नहीं। आपको ना मेन काम क्या करना है, उसके लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन बाहर से आने नहीं है, क्वेश्चन अंदर से ही आना है, लेकिन क्वेश्चन को क्या करेगा, घुमा देगा, क्वेश्चन को क्या करेगा आपका, घुमा देगा। अब इसी में देखिए एकदम सिंपल सा, अभी हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा घुमाया है। तो एग्जाम में माइंड को कंस्टेंट करके समझना है ना, समझना है कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब बस इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही आया है, बस आपको उसको घुमा कर देगा, है ना। तो उसके लैंग्वेज को आपको समझना है। जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन को आप जानते हैं, जैसे हम कहते हैं आपको कि स्टील ओवर एनफोर्समेंट होगा तो किस में फेल होगा, तब जानते हैं ओवर एनफोर्समेंट होगा तो कंक्रीट में फेल होगा, और कंक्रीट में फेल्योर क्या होता है, ब्रिटल, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन आप एक बात समझिएगा, जब ओवर एनफोर्समेंट है तो फेल कौन सा होगा भाई, जब इस तरह कंक्रीट इस तरह होती है तो नीचे आता है टेंशन, ऊपर आता है कंप्रेशन, फेल किस में होगा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कंक्रीट में फेल होगा, और कंक्रीट कहाँ रहता है, ऊपर ही तो रहता है, और ऊपर क्या मिला है आपको, कंप्रेशन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर, है कि नहीं आसान। देखिए इसमें डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है कंक्रीट में फेल होगा, इसमें कह ही नहीं रहा है कंक्रीट में फेल होगा, इसमें कह रहा है कि किस में फेल होगा, कंक्रीट में ही फेल हो रहा है, लेकिन ऊपर जो कंप्रेशन फोर्स लगता है उस कंप्रेशन को डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो देखिए आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, है ना। आगे बढ़ें, मेरे भाई बस यहाँ नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, नहीं तो हम आप लोगों को मतलब क्लास बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करता है ना, क्योंकि क्लास हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जाते हैं 2 किलोमीटर बगल में अपलोड करने,
है ना। तो क्या होता है कि अपना ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हम घर पे ही अपलोड करते हैं, क्योंकि अब जाएंगे 2 किलोमीटर उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, फिर जाएंगे वहाँ बैठिए अपलोड करिए फिर आइए, तो उतने में मेरा भी तो कुछ पढ़ना होता है ना, इसलिए क्लासेस आपके थोड़ा कम आ रही हैं। यदि मेरे घर नेटवर्क पकड़ता है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता, क्लास बनाते हैं फटाक से अपलोड हो जाता है ना। और क्या होता है, रूम पर रहते हैं हम, धीरे धीरे अपलोड करते करते, यानी 1 घंटे की क्लास समझ लीजिए कि 4-5 घंटे में अपलोड होता है। यानी मेरे पास मोबाइल 2 है, एक से रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक मेरे पास है, यानी जो से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मोबाइल हमेशा अपलोडिंग में ही लगा रहता है। अभी वीडियो बना लेते हैं लगातार, एक ही साथ हम वीडियो बनाते हैं, एक सवेरे एक रात में। वीडियो बनाने के बाद वो दिन रात वो अपलोडिंग में ही लगा रहता है, वो कहीं जाते हैं आते हैं वो अपलोड ही होता रहता है ना। तो इसीलिए क्या होता है ना, कहीं कहीं जैसे चले गए, कल हम कहीं और गए थे, देखे कल नहीं शायद कल ही, तो 5-6 वीडियो 4-5 वीडियो कल अपलोड हुआ था, है ना। कहीं और गए थे, नेटवर्क पकड़ा था, मेरे पास 3 सिम है, तीनों नेटवर्क पकड़ लिया, तीनों से अपलोड हो गया। मेरे घर पे किसी का ही नेटवर्क नहीं पकड़ता है, ना एयरटेल का, ना वोडा का, ना जियो का, तो यही दिक्कत है, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चैप्टर समाप्ति की तरफ है। अगला कार्य आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है, कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन विधि में, कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन विधि में, कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन विधि में डिजाइन लोड होता है। क्या कर रहा है आपका, डिजाइन लोड होता है A, B, C और D। और नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। जितना भी एडिशनल डाटा बता रहे हैं, जितना आप नोट, वैसे हम तो मतलब हमको तो इतना उम्मीद है कि आप लोग याद कर ले रहे होंगे ही कहीं, ठीक है। बाकी आप नोट करते रहिए, क्योंकि हम PDF देंगे तो PDF में क्या मिलेगा मेरे भाई, PDF में इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि आप लगाते ही रह जाएंगे, और उसमें हार्ड भी है, ईजी भी है, कई बार रिपीट किया है वो भी है, तो उसमें आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, और मिनहा समझ बचिए, ठीक है। कि आराम से लेटे हैं बिस्तर पे, बेड पे, और देखते हुए पास होंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। भाई आप बेड पे रह के 100 के इंजीनियर नहीं बन सकते, आपके ज़िंदगी में अभी तो आप लोग बहुत कुछ आने वाला है ना। तो ऐसा परेशानी से नहीं बचना है आपको कि एकदम आराम खोजते हुए पढ़ाई करें, एकदम अपने आप को जुझारू बनाइए, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन नोट करना हो नोट करिए, जितना आप समय देना चाहते हो पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा बाद ज़्यादा आपको इधर पढ़े रहेंगे तो उधर कम भी देंगे चलेगा, नहीं तो इधर नहीं पढ़ेंगे, डिप्लोमा में इतना ज़्यादा आपको जेई बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो मेहनत से नहीं बचना है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कह रहा है निम्नलिखित, हाँ, अभिलाक्षणिक भार, ये हो जाएगा आपका अभिलाक्षणिक भार। अब अभिलाक्षणिक भार कहते हुए ना, चलिए लिख देते हैं ऑप्शन। अभिलाक्षणिक भार आंशिक सुरक्षा के साथ अभिलाक्षणिक भार, आंशिक सुरक्षा के साथ अभिलाक्षणिक भार, ठीक है। अगला क्या कर रहा है आपका, उपयुक्त सुरक्षा के साथ अभिलाक्षणिक भार। क्या कर रहा है आपका, उपयुक्त सुरक्षा के साथ अभिलाक्षणिक भार, ठीक है। अभिलाक्षणिक भार ये न कह रहा है आपका, B और C में से जो भी अधिक हो। क्या कर आपका, B और C में से जो भी अधिक हो लिया जाता है, जो भी अधिक हो, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने लोग डी सोचे थे, ऐसा थोड़ी है, तो डिफरेंट आंसर मिल जाएगा उसको मार दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हम बताए थे आपको। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है कि उसके पूरे मतलब कि वर्किंग पीरियड में, यानी कह दें हम कि 95% क्या होता है, पास होता है, अधिक से अधिक 5% फेल होने का चांस है। यही तो होता है अभिलाक्षणिक भार, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य।
लेकिन अभिलाक्षणिक भार मतलब कि हम बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिए, तो वो बिल्डिंग जब तक चल रहा है ना, यानी अपने पूरी लाइफ में वो भार, यानी जो अभिलाक्षणिक भार है उससे अधिक भार आने के 5% चांस है। सेम वही अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वाला डेफिनेशन, लेकिन यहाँ भार आ जाएगा कि अपने पूरे जीवन काल में जो हम डिजाइन किए हैं भार, उससे अधिक भार आने का 5% चांस है ना। जैसे भूकंप वगैरह आ गया तो उससे अधिक आपका स्ट्रेस आ सकता है, तो अधिक भार आने के सिर्फ 5% चांस है। 95% चांस यही है कि जो हम डिजाइन किए हैं लोड का, उससे कम ही लोड आने वाला है, 95% चांस होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, उपयुक्त सुरक्षा के साथ अभिलाषिक भार। यानी अभिलाषिक भार में जो अलग अलग सुरक्षा गुणांक होता है, जैसे भूकंप के लिए अलग सुरक्षा गुणांक होगा, विंड लोड के लिए अलग सुरक्षा गुणांक होगा, लाइव लोड के लिए अलग सुरक्षा गुणांक होगा, है ना। तो इन्हीं उपयुक्त, जिसको हम देखते हुए करेंगे, तो उपयुक्त सुरक्षा गुणांक के साथ क्या हो जाएगा, अभिलाषिक भार। यानी क्या हो जाएगा, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, है ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ें। कहाँ थे हम? हाँ, कह रहा है कि अल्प प्रबलित कंक्रीट में कौन फेल होगा। बताइए, अल्प प्रबलित कंक्रीट में कौन फेल होगा। पहले अल्प प्रबलित, नाम में ही अल्प प्रबलित है ना, क्षण पहले क्या हो जाएगा, इसमें फेल हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब कह रहा है कि न्यूनतम रेनफोर्समेंट का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई क्या होता है, 0.85 BD अपान FY, इसको कई बार करा चुके हैं, है ना। तो क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल होता है स्टील का। ये देखिए, तो कह रहा है एक समान सामर्थ्य की धरन, एक समान सामर्थ्य की धरन, क्वेश्चन क्या है आपका, एक समान सामर्थ्य की धरन, एक समान सामर्थ्य की धरन, एक समान सामर्थ्य की धरन जिसकी गहराई निश्चित है, जिसकी गहराई निश्चित है, जिसकी गहराई निश्चित है, जिसकी गहराई निश्चित है, एक समान सामर्थ्य की धरन जिसकी गहराई निश्चित है, इसकी चौड़ाई किस अनुपात में परिवर्तित होगी, इसकी चौड़ाई किस अनुपात में परिवर्तित होगी, है ना। A, B, C और D क्या हो जाएगा आपका, बेंडिंग मोमेंट। दूसरा क्या मिलेगा, √M, बेंडिंग मोमेंट। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर, और चौथा हो जाएगा नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन, देखिए इसको भी आप कई बार जानते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक क्या होता है आपका, यमार, है ना। प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक क्या मिलता है, 1/2 सिग्मा CB x1 Z1 BD स्क्वायर, इतना ही तो आया था। और इसको हम क्या बोले थे, इसको बोले थे हम QBD स्क्वायर, यही तो बोले थे। यमार यानी बेंडिंग मोमेंट, यमार बेंडिंग मोमेंट का क्या होता है, बराबर होता है। जैसे बल प्रतिबल के बराबर होता है, यमार बेंडिंग मोमेंट के बराबर रहेगा। तो QBD स्क्वायर, यही तो बताए थे। अब आप समझ सकते हैं। अब बताइए तो कुछ क्वेश्चन, x1 क्या है यहाँ और Z1 क्या है, बताइए x1 Z1 क्या है। उससे पहले हम यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए D क्या कर रहा है, जिसकी गहराई क्या है, निश्चित हो, यानी D को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। D का काम करते हैं हम लोग खत्म। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा बेंडिंग मोमेंट किसका डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B का, है ना। B का है ना बेंडिंग मोमेंट, देखिए B, धरन की चौड़ाई ही तो B होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। x1 क्या है आपका, उत्तोलक भुजा, सॉरी क्या है आपका, उदासीन अक्ष गुणांक। चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में, है ना। उदासीन अक्ष गुणांक। Z1 क्या है आपका, उत्तोलक भुजा गुणांक, क्योंकि आप लोगों का कई चैप्टर है अभी। इसके बाद ना जो अगला चैप्टर है ना, वही थोड़ा बहुत समय लगा। उसके बाद सिंगली डबली में ज़्यादा समय होने वाला नहीं, उसमें है ही क्या,
तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम को लीजिए, बता दीजिए, है ना, तो आपका उसमें ड्राइंग भी हो जाएगा। लेकिन उत्तोलक उदासीन अक्ष गुणांक, उत्तोलक भुजा गुणांक। उदासीन अक्ष गुणांक क्या होता है भाई? उदासीन अक्ष का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है आपका? उदासीन अक्ष गुणांक। उत्तोलक भुजा का गुणांक क्या कहलाता है? उत्तोलक भुजा का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है? उत्तोलक भुजा गुणांक यानी Z1। उदासीन अक्ष का क्या होता है फार्मूला? यम सिग्मा CBD अपान यम सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। लीवर आर में क्या होता है? Z इक्वल टू D माइनस x/3, है ना। तो कुछ मिल, हाँ ये तो आंसर तो बता ही चुके हैं। आगे बढ़ें। और अगले सेमेस्टर के लिए लोग तैयार रहिएगा, ये सेमेस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है कि अति प्रबलित कंक्रीट खंड में कौन फेल होगा? भाई अति है तो आपका कंक्रीट फेल होगा, है कि नहीं? कह रहा है सामान्यतः, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है सामान्यतः किस में कंक्रीट के सामर्थ्य को नगण्य माना जाता है? समझिएगा, सामान्यतः किस में कंक्रीट के सामर्थ्य को नगण्य माना जाता है? नगण्य माना जाता है। सामान्यतः किस में कंक्रीट के सामर्थ्य को नगण्य माना जाता है? A, B, C, D, है ना। A कर आपका टेंशन में, B कर आपका कंप्रेशन में, D कर आपका फटीग में, और कर आपका ऑल ऑफ एबव। D क्या कर रहा है कि सभी में कम होता है। ये तो होगा नहीं सभी, क्योंकि कंप्रेशन में तो मजबूत होता ही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? किस में नगण्य माना जाता है? तो होगा आपका फटीग में। किस में? फटीग में। भाई टेंशन में कमज़ोर तो होता है, तो क्या आप छड़ को कंक्रीट को खींच के तोड़ देंगे? हम कहते हैं कंक्रीट क्या होता है? टेंशन में कमज़ोर होता है, खींच के तोड़ देंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेंशन में कमज़ोर कब होता है? जब हम संपीड़न से तुलना करते हैं तब कमज़ोर होता है। बात को समझिएगा, जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है, सही बात है, लेकिन टेंशन में कमज़ोर होता है तो हाथ से खींच के उसको नहीं तोड़ पाएंगे। जब हम तुलना करते हैं कंप्रेशन से, तो कंप्रेशन के तुलना में कमज़ोर होता है कंक्रीट टेंशन में, लेकिन कुछ ना कुछ तो मजबूत होता है। लेकिन फटीग में टेंशन क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। फटीग इन द सेंस आप सिंपल सा समझ सकते हैं, यानी झटका देना, है ना, यानी हथौड़े से पीट रहे हैं तो क्या होता है? झटका देना। एक तरह से सिंपल समझ सकते हैं। फटीग यानी उसको झटका, बार बार झटका देना, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? झटिक करें, मतलब कि झटका देना, है ना, झटका देना, तो क्या हो जाएगा आपका? फटीग हो जाएगा, है ना। इसे विश्रांति या श्रांति हिंदी में शायद कहते हैं। तो फटीग में क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है आपका? कमज़ोर होता है। याद रहेगा, टेंशन नहीं मार देना है। जब फटीग नहीं रहेगा ना तब टेंशन मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन वही कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि IS कोड के अनुसार लंबाई और गहराई का अनुपात कैंटिलीवर बीम के लिए कितना होता है? कितना होता है भाई? 7 होता है। कितना होता है? 7। बाकी लंबाई और गहराई का अनुपात 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कंटिन्यूअस स्लैब, है ना, और आपका कैंटिलीवर स्लैब सबके लिए होगा। वो हम स्लैब के क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अगला शुरू करेंगे हम प्रबलित कंक्रीट खंड में कर्तन तथा अभिलाख सामर्थ्य, है ना, शियर और बॉन्ड स्ट्रेंथ शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मेरा ट्विटर, इंस्टाग्राम का या फिर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर एसएमएस करिएगा। कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई क्वेश्चन फंस रहा है तुरंत आप भेज दिया करिए, ठीक है। और ठीक है, तब देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है। 195, हाँ लगभग 100 क्वेश्चन है, ठीक है।